सो हे एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे बायो का बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर। अब क्योंकि इस चैप्टर में बहुत कुछ रटने वाला है और स्टार्टिंग का पोर्शन बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्टरी है, तो अभी हम उसे टच नहीं करेंगे। अभी हम लोग इसके जो मेजर टॉपिक्स हैं, जो समझने वाले कंसेप्ट हैं, पहले हम उनसे डील करेंगे और उसके बाद हम इस चैप्टर को रटने वाले सारे के सारे पोर्शन को एक साथ एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले आज इस वीडियो में हमारा मेजर फोकस रहेगा प्रोटीन्स के ऊपर, लेकिन उससे पहले इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो बनता है। तो सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स होता क्या है। देखो, बायोमोलिक्यूल्स का सिंपल सा मतलब है, बायो का मतलब लिविंग और मॉलिक्यूल्स का मतलब जो मॉलिक्यूल्स लिविंग के अंदर पाए जाते हैं उन्हें हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ते हैं। अब बायोमोलिक्यूल्स आपके जनरली दो तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका मैक्रोमोलिक्यूल्स और दूसरा आपका हो जाता है माइक्रोमोलिक्यूल्स, और इस चैप्टर में हम दोनों के ही बारे में पढ़ेंगे। तो स्पेलिंग के साथ थोड़ा एडजस्ट कर लेना। सो मैक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में हमें पढ़ना है। मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स। सबसे पहले मैक्रो का मतलब होता है जो बड़ा होता है और माइक्रो का मतलब होता है जो छोटा होता है। तो जो मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं और उन्हें हम लोग मैक्रो बोल देते हैं, और जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम लोग माइक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा मॉलिक्यूल बड़ा है और कौन सा छोटा? मतलब कोई एक रेंज होनी चाहिए, कोई एक पर्टिकुलर वो सेट होना चाहिए कि यहाँ से अगर ज़्यादा है तो मैक्रो और इससे कम है तो माइक्रो। तो देखते हैं वो पैरामीटर क्या है। देखो, अगर कोई भी मॉलिक्यूल का वेट, किसी भी मॉलिक्यूल का वेट 1000 डाल्टन से अगर तो ये कम हो जाता है तो वो माइक्रो मॉलिक्यूल हो जाएगा, और अगर किसी भी मॉलिक्यूल का वेट 1000 डाल्टन से ज़्यादा चला गया तो वो मैक्रो मॉलिक्यूल बन जाएगा। सिंपल। तो मैक्रो मॉलिक्यूल में आपके कौन कौन आ जाते हैं? प्रोटीन आपके बहुत बड़े होते हैं और इनका वेट भी 1000 डाल्टन से ज़्यादा होता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और आपके लिपिड्स, ये तीनों आपके आते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी के अंदर। और माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आपके आ जाते हैं वाइटामिन्स, मिनरल्स, कोफैक्टर्स। ऑल्दो कोफैक्टर जो विटामिन्स होते हैं वो आपके कोफैक्टर का भी काम करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके क्लासिफिकेशन, और इस वीडियो में हमारा मेजर फोकस रहेगा प्रोटीन के बारे में, और मैं ट्राई करूँगा कि एंड ऑफ द वीडियो तक आपको प्रोटीन के बारे में सारी डिटेल दे दूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रोटीन से। देखो, प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन एक पॉलीमर होता है। पॉलीमर मतलब पॉलीमर वो जो छोटी छोटी यूनिट से मिलके बना हो। ये एक यूनिट, इससे एक और यूनिट जुड़ गई, एक और जुड़ गई, एक और जुड़ गई, एक और जुड़ गई, ऐसे बहुत सारी यूनिट्स मिल करके एक प्रोटीन बनाती हैं। अच्छा, अब इन यूनिट्स को क्या बोलते हैं? ये जो हर एक यूनिट में ये जो एक सब पार्ट है, इसको हम लोग अमाइनो एसिड बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर एक लाइन लिखता हूँ कि प्रोटीन इज़ नथिंग बट इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। अब ये अमाइनो एसिड क्या चीज़ है ये अभी समझा रहा हूँ। अब ज़रा ध्यान से देखना। अब हम अमाइनो एसिड से स्टार्ट करते हैं। देखो, बहुत सिंपल होता है। अमाइनो का मतलब अमीनो ग्रुप आपने पढ़ा होगा, NH2 ग्रुप होता है अमीनो ग्रुप। और एसिड आपने पढ़ा होगा, जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो होते हैं आपके COOH। अब आपने एक बेसिक सा मॉलिक्यूल देख रखा है, दैट इज़ CH4। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, हम सब ने पढ़ रखा है। मेरा क्या बताना चाहता हूँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब इसकी वैलेंसी 4 है, तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो आपका अमीनो एसिड है उसमें एक कार्बन होता है, उसके अंदर NH2 और COH दोनों ग्रुप होने चाहिए। तो एक काम करते हैं, इन्हें लगा देते हैं। लो, यहाँ पर मैंने लगा दिया COH और यहाँ मैंने लगा दिया NH2 ग्रुप। ठीक है, बची कितनी वैलेंसी? 2। तो उन 2 वैलेंसी पे भी कुछ ना कुछ लगा देते हैं। एक जगह तो सिंपल हाइड्रोजन ही लगा दो और दूसरी जगह पर कोई भी वेरिएबल ग्रुप लगा दो। मैं यहाँ R नाम दे देता हूँ। कई सारी बुक्स में आपको यहाँ पर X भी देखने को मिल सकता है। X क्या है यहाँ पर? X एक वेरिएबल ग्रुप है जहाँ पर आप कुछ भी बदल बदल के लगाते जाओ। ठीक है, और जैसे ही आप इन्हें बदलते रहोगे वैसे ही आपका अमाइनो एसिड भी बदलता रहेगा। मतलब अगर यहाँ पर आप हाइड्रोजन लगाओगे तो ग्लाइसिन बन जाएगा, और कुछ लगाओगे तो कुछ और बन जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, अमाइनो एसिड आपको समझ आ गया। ऐसे ही बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते चले जाते हैं और प्रोटीन बनता है। अब ज़रा हम कुछ अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर याद करेंगे। मैं हर वीडियो में थोड़े थोड़े करके स्ट्रक्चर सारे अमाइनो एसिड्स के याद करवाऊंगा। ऑलमोस्ट 10-15 तो करवा ही दूंगा, लेकिन
आप एक ही वीडियो में सबके स्ट्रक्चर याद मत करो, भूल जाओगे, फ़ायदा नहीं होगा। तो 2-2 3-3 करके याद करो, बेटर रहेगा। तो आज के 3 अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर मैं आपको याद करवाता हूँ। देखो ये स्ट्रक्चर तो कॉमन ही रहेगा, ऊपर बदल बदल के चीज़ें लगाते रहो। सबसे पहले एक काम करो, ऊपर लगा दो हाइड्रोजन। आपने ऊपर हाइड्रोजन लगा दिया तो ये बन जाएगा आपका एक अमीनो एसिड जिसका नाम होता है ग्लाइसिन। इसके नाम में ग्लाइसिन है, मतलब ये ग्लूकोज के जैसा है, इसीलिए ये स्वीट इन टेस्ट होता है। एंड ग्लाइसिन इज ऑल्सो द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। सिंपल ही तो है, मतलब मैं X की जगह पर कुछ भी लगा सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लगाया। सबसे सिंपल ग्रुप हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन से ज़्यादा सिंपल और कोई ग्रुप नहीं होता। दैट इज़ वाई ग्लाइसिन इज़ द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। और देखो, आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि अगर यहाँ पर कार्बन है, कार्बन के ऊपर कोई और ग्रुप लगा है, साइड में कोई ग्रुप, इधर कोई ग्रुप और इधर कोई ग्रुप, तो अगर कार्बन से चारों अटैच्ड ग्रुप अलग अलग हैं, डिफरेंट है, तो ऐसे कार्बन को हम लोग कायरल कार्बन बोलते हैं। और जो आपका कायरल कार्बन होता था वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो मेरे को एक सवाल का जवाब दो, क्या इसके अंदर चारों ग्रुप अलग अलग हैं? नहीं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन सेम है, तो इसका मतलब ग्लाइसिन आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। अब मेरी एक बात को और ध्यान से सुनो। ग्लाइसिन तो चलो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया है। अब ग्लाइसिन आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लेकिन इसके अलावा आप हाइड्रोजन की जगह कुछ भी लगाओगे तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो ग्लाइसिन ओनली ऑप्टिकली इनएक्टिव अमाइनो एसिड। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल है। चलो दूसरे वाले अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर याद करते हैं। NH2 सेम रहेगा, कार्बन सेम रहेगा, COH सेम रहेगा, हाइड्रोजन भी सेम रहेगा। X की जगह पर इस बार CH3 लगा देता हूँ। CH3 लगाने के बाद इसका नाम हो जाता है एलानीन। ठीक है, बहुत सिंपल है। एक और याद कर लेते हैं आज के लिए, और ये आज का लास्ट होगा। NH2 कार्बन COH लगा लेते हैं, यहाँ पर हम लगा देते हैं अपना हाइड्रोजन सिंपल, और यहाँ पर हम अपना CH3 लगाते हैं, इसके साथ OH जोड़ देते हैं, मतलब मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, मिथेनॉल हमने ऐड ऑन किया तो इसका नाम हो जाता है सीरीन। देखो बहुत सिंपल से हैं, तो इनके 3 के नाम आप आज याद रखना, अगली वीडियो में और नेक्स्ट 3 याद करेंगे। तो चलो अब बात करते हैं अमीनो एसिड के आगे की। मैंने कहा था एक अमीनो एसिड, ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर है, इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं ऐसे कंसीडर कर लेता हूँ एक सर्कल की फॉर्म में। ये अमीनो एसिड दूसरे से जुड़ जाए, तीसरे से जुड़ जाए, चौथे से जुड़ जाए, 5वें से जुड़ जाए, छठे से जुड़ जाए, ऐसे ही जुड़ते जुड़ते जब इसकी एक चेन बन जाएगी तो उसी को हम लोग प्रोटीन बोलेंगे। अब बात करते हैं ये चेन बनेगी कैसे, जुड़ेंगी कैसे। देखना ध्यान से, बहुत सिंपल सी चीज़ है। कार्बन रहेगा ही, COH ग्रुप रहेगा, NH2 भी रहेगा, इधर आपका हाइड्रोजन रहेगा, और ऊपर आपका कोई भी वेरिएबल ग्रुप रहने वाला है। तो मैं किसी भी वेरिएबल ग्रुप को मान लेता हूँ यहाँ पर X। सेम यहाँ पर भी एक और अमीनो एसिड बनाते हैं, यहाँ पर मैं नाइट्रोजन वाली साइड आगे लगा रहा हूँ, ये NH2 है देख लो, और यहाँ कार्बन लगा दिया, यहाँ COH अगेन लगा दिया, यहाँ भी कोई X वेरिएबल ग्रुप, यहाँ H लगा दिया। देखना बहुत सिंपल है। ज़रा मैं आपको COH ग्रुप थोड़ा सा और याद दिलाऊँ तो आपने पढ़ा होगा कि जो COOH ग्रुप है वो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, वो एक्चुअल में ऐसा होता है। मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा ओपन करके बनाया है। अब ज़रा ध्यान से देखना, ये जो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है ये तो कहीं जाएगा नहीं, डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर OH ग्रुप है, तो ये इतना पोर्शन यहाँ से अलग हो जाएगा और यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा। और वाटर के बाहर निकलने के बाद ये कैसे जुड़ जाएंगे, मैं इस पानी को यहाँ लिख देता हूँ और अभी इन्हें जोड़ देता हूँ। C डबल बॉन्ड O रहेगा, आगे आकर के ये तो हट गया पूरा पोर्शन, यहाँ नाइट्रोजन जुड़ जाएगा सीधा। उसके बाद नीचे हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ कार्बन है, यहाँ X रहेगा, यहाँ H, यहाँ COOH। अब ज़रा इसे ध्यान से देखो, यही होना है। अब ज़रा इसे ध्यान से समझना, ये देखो इस इतने ग्रुप को देखो, मैं इसे अलग कलर से हाईलाइट करता हूँ, इस पे फोकस करना। ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इसमें अब वाटर ऐड ऑन नहीं है, तो ये वाला जो आपका पोर्शन होता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH,
ये इसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये अमाइड लिंकेज कहलाता है। तो अमाइड लिंकेज को ही हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। सिर्फ प्रोटीन के केस में अमाइड लिंकेज को पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, ऐसा मत समझ लेना कि अमाइड मतलब पेप्टाइड। सिर्फ जब भी बात अमाइनो एसिड को जोड़ने की आती है उस केस में जो पेप्टाइड अमाइड बॉन्ड बनता है उसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। तो अब आपसे कोई पूछे कि ये जो प्रोटीन आपस में जुड़ रहे हैं ये कौन से लिंकेज से जुड़ते हैं, तो दे आर लिंक्ड विद पेप्टाइड बॉन्ड। आई होप आपको ये बहुत ईजीली क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन प्रोटीन यहीं पे ख़त्म नहीं होते हैं, प्रोटीन में और भी लिंकेज होते हैं। हमने एक तो पढ़ लिया कि पेप्टाइड बॉन्ड होता है। अब मान लो ये एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल मैंने बना लिया, ऐसे भी नहीं बनाते, इसे थोड़ा और इजीली बना लेते हैं। मान लो ये एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल में क्या हुआ, मान के चलो यहाँ पर हाइड्रोजन कहीं से आ रहा था और यहाँ पर कहीं से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा दूर बनाता हूँ ताकि मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझा सकूँ। मान लो इस वाले पे ऑक्सीजन आ रहा था, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। तो इनके बीच में आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी होगी। तो जब ऐसे इंटरेक्शन होते हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर आपस में ही, देखो ये एक ही प्रोटीन है पूरा का पूरा, इसी के आपस में एक इंटरेक्शन हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, जिसकी वजह से ये जो अमाइनो एसिड, ये जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल है ये थोड़ा सा बेंड कर जाएगा और बेंड करके ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना देगा। और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं अल्फा हेलिक्स। देखो ये हेलिक्स की फॉर्म में है, हेलिकल फॉर्म बना लेता है आपस में ही बेंडिंग करके, इसीलिए इसे अल्फा हेलिक्स बोल देते हैं। अब ये जो आपका अल्फा हेलिक्स हो जाएगा ये आपका एक टाइप ऑफ प्रोटीन बना। अब ज़रा ध्यान से समझना, इसके एग्जाम्पल्स ऐसा होता कहाँ कहाँ है। ये सबसे पहले आपके बालों के अंदर एक प्रोटीन मिलता है केराटिन, उसके अंदर देखने को मिल जाता है, और आपके नेल्स के अंदर भी ये केराटिन देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरी चीज़, मान के चलो एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, अब की बार इसने अपने अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना करके किसी दूसरे प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर दी, कुछ इस तरह से। तो आप मुझे बताओ जब इसको आप कन्वर्ट करोगे तो ये कुछ ऐसे शीट्स की फॉर्म में दिखेगा, इसी का नाम हो जाता है बीटा प्लेटेड। इसमें कुछ भी नहीं है, ये बहुत इजी है। और इस बीटा प्लेटेड का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा सिल्क। ठीक है, अब ज़रा बात को ध्यान से समझना, ये प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। देखो एक बार इसे क्लियर करते हैं, एक अमाइनो एसिड आपस में चेन बना गया पूरी की पूरी, ये होता है प्रोटीन का सबसे बेसिक सा स्ट्रक्चर जिसे हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, सीधी चेन। ये प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है आपके। ठीक है, ये जो हमने पढ़ा अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड वाले, ये आपके प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में आ जाते हैं। मतलब सेकेंडरी मतलब प्राइमरी मतलब जो सबसे पहले है, जो कंपलसरी है, जो होना ही होना है। तो ये तो हर प्रोटीन में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड्स। जो पेप्टाइड है तो हर प्रोटीन में मिलेगा। और उसके बाद हो सकता है किसी प्रोटीन में ऐसे स्ट्रक्चर्स भी हों, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड। इसके बाद हो सकता है और भी कुछ चीज़ें प्रोटीन के अंदर हो, जैसे टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब ये टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होता है, वाओ स्पेलिंग। टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होते हैं प्रोटीन के, देखो टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन के ऐसे प्रोटीन के स्ट्रक्चर होंगे जिनमें आपको पेप्टाइड प्राइमरी भी मिलेंगे, प्राइमरी वाले बॉन्ड तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस में सेकेंडरी वाले भी होंगे, प्लस में कुछ और बॉन्ड्स भी होते हैं जैसे डाइसल्फाइड लिंकेज और भी बहुत अलग अलग तरीके के बॉन्ड्स। ये सब कुछ टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर आपको हमेशा प्रेजेंट मिलेगा। टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होता है, जो प्रोटीन होगा ना, अभी तक हमने पढ़ा बस बेंड हो जाएगा या एक के ऊपर एक आ जाएगा, लेकिन टर्शियरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन बहुत डेंसली अपना अरेंज हो जाता है कुछ इस तरह से। मतलब एक 3D स्ट्रक्चर बना लेता है प्रोटीन, नेटवर्क की तरह बिल्कुल मोल्ड होकर के एक शेप ले लेता है। और ये होता है आपके जनरली, इसका एग्जांपल आपका होता है एंजाइम्स।
आपकी बॉडी के जो एंजाइम्स होते हैं वो टर्शियरी स्ट्रक्चर के होते हैं, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। एक और होता है आपका, दैट इज़ आपका क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। लेकिन मैं टर्शियरी और क्वाटर्नरी में डिफरेंस बहुत इजीली क्लियर कर दूंगा, सो ध्यान से देखना। देखो, एक प्रोटीन था, इसने मोल्ड होकर के एक अलग सी शेप ले ली, कुछ इस तरह का प्रोटीन बना लिया, ठीक है, तो इसे तो बोल दिया टर्शियरी। लेकिन ऐसी बहुत सारी चेन्स थी, और बहुत सारी चेन्स ने आपस में अरेंज होकर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना दिया। ये एक चेंज ने अरेंज होकर बना लिया। चलो एक काम करते हैं, कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको इजीली इसे समझ आ जाएगा। ये देखो, मान लो इसका कलर ऐसा रख लेते हैं और इस वाले का कलर ग्रीन कर देते हैं। तो इस वाले ने तो ऐसी चेन बना ली है सिंपल सी अपनी। अब इसकी चेन बना देते हैं, इसकी चेन कुछ ऐसी बन गई, और अब आखिरी में इसकी चेन बना देते हैं ग्रीन की, इसकी चेन कुछ ऐसी बन गई, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही प्रोटीन ने 3D स्ट्रक्चर ले लिया था, लेकिन यहाँ पर सारे प्रोटीन आपस में अलग अलग स्ट्रक्चर बना के एक ही बना लेते हैं, सब कंबाइन हो जाते हैं। अलग अलग चेन्स टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाती है, इसका एक टर्शियरी, इसका टर्शियरी, इसका टर्शियरी, इसका भी टर्शियरी, तीनों मिलके कंबाइन हो जाते हैं और एक प्रोटीन बनाते हैं। ये होता है आपका क्वाटर्नरी, ठीक है। सो क्वाटर्नरी और टर्शियरी का एग्जांपल, टर्शियरी का एग्जांपल आपका था एंजाइम्स, और क्वाटर्नरी का आपका सबसे फेमस एग्जांपल है आपका हीमोग्लोबिन, जिसमें आपकी 4 चेन्स होती हैं। आपने पढ़ा होगा हीमोग्लोबिन के अंदर 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 बीटा चेन होती हैं। डोंट वरी, आगे अगर किसी चैप्टर में ये चैप्टर हीमोग्लोबिन आया तो मैं उसका स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर दूंगा। सो ये तो हो गई आपकी स्ट्रक्चर्स की बात। अब ज़रा ध्यान से देखना, एक और छोटा सा इसमें टॉपिक बचा है आपका। प्रोटीन के 2 और फॉर्म्स भी होते हैं, वो क्या होते हैं आपके, फाइब्रस और ग्लोब्यूलर। देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, फाइबर्स मतलब होता है धागे, छोटे छोटे धागे से टाइप के, और आपको पता है धागे पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो फाइब्रस प्रोटीन ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि धागे की तरह होते हैं, दे आर थ्रेड लाइक एंड दे आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। सेम, लेकिन अगर आप ग्लोब्यूलर की बात करो तो ग्लोब्यूलर से आपको समझ जाना चाहिए, एक सर्कुलर होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये वाटर सॉल्यूबल होते हैं। इसमें आपको और ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। एक छोटा सा टॉपिक अपना बचता है इसमें, उसके बाद प्रोटीन में और कुछ बचेगा नहीं, दैट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। देखो डीनेचुरेशन बहुत बेसिक सी चीज़ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन कहाँ जाता है, ध्यान से सुनना। मान लो एक टर्शियरी स्ट्रक्चर था प्रोटीन का, कुछ इस तरह का, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सली कंबाइंड। इस स्ट्रक्चर को आपने डीनेचर कर दिया। डीनेचर में बट डाउट ये मत रखना, डीनेचर होने का मतलब है इसके अंदर के सारे बॉन्ड टूट गए लेकिन पेप्टाइड रह गया, मतलब ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखने लगेगा, खुल जाएगा पूरा का पूरा। ये मत समझना डीनेचुरेशन का मतलब कि अमाइनो एसिड ही टूट जाएंगे, ऐसा नहीं होता डीनेचुरेशन का मतलब। डीनेचुरेशन का मतलब होता है कि सिर्फ जो प्रोटीन है उसके सारे बॉन्ड टूट जाएंगे सिवाय पेप्टाइड बॉन्ड के। सो आई थिंक कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। सो प्रोटीन की थोड़ी बहुत डिटेल्स होंगी अगर कोई, तो वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा मैक्रोमोलिक्यूल पढ़ेंगे, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।